औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले कि अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल नीचे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो जनाब, जैसे कि पहले लेक्चर में हमने आपको शिपिंग की इम्पोर्टेंस बताई थी और फ्रेट फारवर्डर का रोल बताया था, और इसके अलावा कुछ मेजर शिपिंग लाइंस के बारे में आपको ब्रीफ किया था और कुछ मॉडल्स बताए थे कि डायरेक्ट मॉडल क्या होता है, इनडायरेक्ट मॉडल क्या होता है। इसके बाद हमें शिपिंग सीखने में जो हमारे मेन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन होती है, चले आइए आज उसके बारे में हम सीखते हैं कि कौन से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि शिपिंग में यूज़ होते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो सबसे शुरू में एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं CRO, कंटेनर रिलीज़ ऑर्डर। जब भी किसी एक्सपोर्टर ने कोई कंटेनर उठाना होता है, पिक करना होता है अपने कार्गो को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो शिपिंग लाइन से रिक्वेस्ट करता है CRO के लिए कि मुझे काइंडली कंटेनर रिलीज़ ऑर्डर एक इशू कर दें। ये एक पेपर होता है, पेज होता है जो कि वे इशू करते हैं कंटेनर को उठाने के लिए। इसकी डिटेल बाद में आएगी तो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में डिटेल बताऊंगा। उसके बाद है लोडिंग प्रोग्राम। जब आप पोर्ट के अंदर कंटेनर को इन करते हैं तो वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होता है, उसको कहते हैं लोडिंग प्रोग्राम। इसके बाद होती है शिपिंग SI, BL ड्राफ्ट या BL डमी। ये तीनों इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। कोई कंपनी इसको शिपिंग इंस्ट्रक्शंस कहती है, कोई BL ड्राफ्ट कहते हैं, कोई BL डमी कहती हैं। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ये बाकी आपको मैं बाद में सेकंड स्लाइड पे, आगे स्लाइड्स पे आ रहा है, इस पर एक्सप्लेन करूँ। MBL स्टैंड्स फॉर बिल ऑफ लेडिंग, मास्टर बिल ऑफ लेडिंग। यहाँ पे मैं मास्टर लिखना भूल गया हूँ। MBL स्टैंड्स फॉर मास्टर बिल ऑफ लेडिंग। HBL स्टैंड्स फॉर हाउस बिल ऑफ लेडिंग। और इसके बाद MAWBL, मास्टर एयरवे BL। अगर आपकी शिपमेंट बाई सी है तो उसमें जो डॉक्यूमेंट यूज़ होंगे उसको या MBL या HBL कहेंगे सिर्फ। लेकिन अगर आपकी शिपमेंट बाई एयर है तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं उसको एयरवे बिल कहते हैं। मास्टर एयरवे बिल और हाउस एयरवे बिल ये सेम चीज़ है, लेकिन शिपिंग और सी के लिए और एयर के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज़ होते हैं, यानी कि ए का लफ्ज़ उसमें इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद एक BL होता है जिसे हम कहते हैं एक्सप्रेस रिलीज़ BL, और उसके बाद एक और BL होता है। ये टाइप्स ऑफ BLs हैं, उसे कहते हैं स्विच BL। डिफरेंट आपको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ये BL रिक्वायर्ड होते हैं। बेसिकली तो एक मास्टर BL होता है, लेकिन ये बाकी BL भी कभी कभी आपको यूज़ करने पड़ते हैं, तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो चले आते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पे जो हमारे पास स्लाइड में था, CRO की डिटेल की तरफ हम आते हैं कि CRO होता क्या है। कंटेनर रिलीज़ ऑर्डर, जैसे मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा ब्रीफ किया कि ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि शिपिंग लाइन इशू करती है, जिसमें टर्मिनल जो होता है, ड्राई पोर्ट जिसे भी कहते हैं, टर्मिनल जहाँ पे कंटेनर प्लेस्ड होते हैं, वो उनको अलाउ करते हैं कि वो XYZ कंपनी जो एक्सपोर्टर है उसको ये कंटेनर दे दे। जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, कंटेनर रिलीज़ ऑर्डर। वो उसको कह रहा है कि इस बंदे को ये कंटेनर आप रिलीज़ कर दें, हमारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसको बाद लोग NOC भी कहते हैं कि नो ऑब्जेक्शन, ठीक है, NOC। तो लेकिन जो उसकी मेन टर्म है वो CRO ही इसे कहा जाता है। अब CRO पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दर्ज होती है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। एक से क्या क्या इन्फॉर्मेशन दर्ज होती है। सबसे पहले इस पर एक्सपोर्टर का नाम लिखा होता है। जो एक्सपोर्टर ये कंटेनर पिक कर रहा है टर्मिनल से कार्गो को मूवमेंट के लिए, उसका नाम होगा। जो ट्रांसपोर्टर कंटेनर को पिक करने आएगा उस ट्रांसपोर्टर का नाम लिखा होगा। जो क्लियरिंग एजेंट कराची सी पोर्ट पे इस कंटेनर को कस्टम क्लियर कराएगा उसका नाम होता है। और इसके अलावा कितने कंटेनर्स उसने उठाने हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि एक कंटेनर का ऑर्डर था, कभी कभी ऐसे होता है मोस्टली राइस या सीमेंट या ऐसी कमोडिटीज़ जो होती हैं उसमें कभी कभी 20-20, 25-25, 5-5 कंटेनर की लॉट्स भी होती हैं, तो वो नंबर ऑफ़ कंटेनर्स भी उस पर लिखे होते हैं कि टाइप ऑफ कंटेनर, नंबर ऑफ़ कंटेनर कौन सा है जो वो यहाँ से पिक करेगा। उसके बाद जनाब उसके ऊपर यार्ड का नाम लिखा होता है कि ट्रांसपोर्टर को कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन से यार्ड पे जाना है। हर शहर में हर शिपिंग यानी डिफरेंट, मिसाल के तौर पर 5 यार्ड्स हैं
एक शाहीन टर्मिनल है, एक फास्ट टर्मिनल है, पीपीसीटी टर्मिनल है, ये सारे मुल्तान रोड पे, रेवेंट रोड पे, इस तरह आप डिफरेंट शहरों में डिफरेंट लोकेशंस पे हैं। उस टर्मिनल का नाम लिखा होता है कि इस टर्मिनल पे जाके आपने कंटेनर वहाँ से पिक करना है। इसके अलावा वहाँ पे उसके ऊपर लिखा होता है पोर्ट ऑफ लोडिंग की डिटेल। POL स्टैंड्स फॉर पोर्ट ऑफ लोडिंग, कि कौन से कराची की कौन सी पोर्ट है जहाँ पे आपको ये कंटेनर हैंड ओवर करना है। उसके बाद होता है पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, उस पर यह भी लिखा होता है कि कंटेनर जो एक्सपोर्टर ने बुक किया वो इसको किस डेस्टिनेशन पे लिए बुक किया है, कहाँ उसे भेजना चाह रहा है। उसके बाद मैंने आपको पहले बताया था जो हम शिप होता है, कार्गो शिप को हम वेसल कहते हैं, तो इसके ऊपर वेसल नेम लिखा होता है। वेसल नेम उसका कट ऑफ डेट होती है और उसकी सेलिंग डेट होती है, कि जो जहाज़ जिस जहाज़ पे प्लैंड है, जिस वेसल पे प्लैंड है, उसका क्या नाम है, उसका वॉयज क्या है। वॉयज भी होता है हर वेसल का। वॉयज इससे कहते हैं कि एक वेसल का मिसाल के तौर पर नाम है कि डॉल्फिन। डॉल्फिन सी एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, एक वेसल का नाम है। अब उसका एक वॉयज होता है, चक्कर, जितना वो दुनिया से एक चक्कर काट के आता है। मिसाल के तौर पर कराची से वो चला है, कराची से वो दुबई गया, वहाँ से वो सिंगापुर गया, सिंगापुर से वो फ्लिक्स्टो गया, फ्लिक्स्टो से दोबारा घूम के वो कराची जब पूरा होता है तो एक वॉयज में 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है। अगर वॉयज पहले था 1203 मिसाल के तौर पर, वो 1203 चक्कर लगा चुका है, तो जब वो एक और चक्कर लगाएगा तो 1204 हो जाएगा। तो वेसल नेम के साथ हमेशा उसका वॉयज भी लिखा होता है। ये मैं आपको बाद में फिर डिटेल में बताऊँगा। उसके बाद थर्ड डॉक्यूमेंट जो हमारे पास आता है उसको कहते हैं LP, लोडिंग प्रोग्राम। जब ट्रांसपोर्टर इस कंटेनर को उठा के फैक्ट्री ले जाता है, फैक्ट्री में ये कंटेनर लोड हो जाता है, वहाँ से ये कंटेनर दोबारा निकलता है और सीधा जाता है कराची सी पोर्ट पे, जो उस पर मैंशन होता है आपके CRO पे। वहाँ पे आपको गेट से इन करने के लिए कंटेनर को एक लोडिंग प्रोग्राम लिया जाता है। आपको वहाँ पे अथॉरिटीज़ को बताना पड़ता है कि भाई ये इस शिपिंग लाइन का कंटेनर है और इस पोर्ट के लिए हमने प्लान किया हुआ है, तो इसलिए हम इसे गेट इन कर रहे हैं। तो वो गेट इन के लिए आपको लोडिंग प्रोग्राम इशू करते हैं कि ठीक है, ये लोडिंग प्रोग्राम है, उस पर डिटेल होगी कि ये किस जहाज़ पे प्लान्ड है और किस उस पर जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि शिपिंग इंस्ट्रक्शंस, जब आपका कंटेनर पोर्ट पे पहुंच गया, अब उसका एक डॉक्यूमेंट तो होगा लीगली जो आपके बैंक पर्पस के लिए, जिस पे आपकी पेमेंट होगी। मोस्टली ये होता है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं BL। सबसे शिपिंग का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट BL होता है, बिल ऑफ लेडिंग। उसका ये सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि BL कैसे बनेगा, आप जो कार्गो कंटेनर भेज रहे हैं उसकी डिटेल्स, हर सारी डिटेल्स उस BL के ऊपर होती है, वो एक्सपोर्टर ने प्रोवाइड करनी होती है। तो होता क्या है कि वो डिटेल आप शिपिंग लाइन में सबमिट करते हैं। ऐसा ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो कि शिपर देता है, प्रोवाइड करता है, जो कि BL के ऊपर प्रिंट होंगी, जो आपका मेन डॉक्यूमेंट है BL। मोस्टली शिपिंग लाइंस जो हैं उनके अपने ऑनलाइन सिस्टम हैं, जिसमें आपने ख़ुद ये सारा डाटा SI सबमिट करनी होती है। उसमें आपको, जब आप कंपनी बनाते हैं, आप उनके साथ रजिस्टर्ड होते हैं शिपिंग लाइंस के साथ, तो आपको यूज़र नेम ID देते हैं, वहाँ से जाके उनके सॉफ्टवेयर में जाके आपने वहाँ पे एंटर करनी पड़ती है। बहुत सी शिपिंग लाइंस ऐसी भी हैं कि वो इतनी अपडेटेड नहीं है, उनका ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो आपसे मैनुअल मांग लेते हैं। आप उनको ईमेल पे एक वर्ड या एक्सेल की फ़ाइल में वो बना के सारी डिटेल्स दे देते हैं और वो उसके अगेंस्ट आपको अपना BL एक्चुअल का चेकिंग कॉपी देते हैं, वो आप चेक करते हैं और उस तरह BL फाइनल हो जाता है। अच्छा, अब आता है कि SI में आपने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, शिपिंग इंस्ट्रक्शंस जो आपने देनी है शिपिंग लाइन को, उसमें क्या क्या डिटेल होनी चाहिए। बाद में इंशाल्लाह मेरे पास कुछ इसके सैम्पल्स पड़े होंगे, तो मैं आपको वो शो भी कराऊंगा। डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं डिस्कस करूँ मैं आपको शो कराऊंगा। पॉसिबल हुआ तो यहीं पे शो कराऊंगा, पॉसिबल ना हुआ तो मैं अपने फेसबुक पेज पे आपको वो वहाँ पे पोस्ट करके दिखा दूंगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कैसा होता है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसलिए मेरा जो चैनल के साथ साथ आज जो हमारा नीचे पेज का लिंक है वो भी काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप वहाँ पे भी फॉलो भी करें मुझे उस पेज पे, ताकि जितने भी वहाँ से मैं आपको मटेरियल है वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर सकूँ। अच्छा जनाब, ये तो हो गया फर्स्ट ऑफ़ ऑल कि SI में आपने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, कंप्लीट नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ़ शिपर। जो एक्सपोर्टर है, जो शिपर है, उसका नाम कंपनी का, उसका एड्रेस और टेलीफोन नंबर, रजिस्टर्ड एड्रेस जो होता है और टेलीफोन नंबर आपने एक पोर्शन पे SI में उनको देना होता है कि कौन एक्सपोर्टर है। उसके बाद कंप्लीट नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ़ कंसाइनी। कंसाइनी मतलब इम्पोर्टर। जो भी इम्पोर्टर है उसको नाम, उसका एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर, बाज़ औक़ात ईमेल एड्रेस भी वो रिक्वायर करते हैं कि ईमेल एड्रेस भी दें,
बाज़ औक़ात वो आपको उनका वैट नंबर भी मांगते हैं। वैट होता है वैल्यू एडेड टैक्स नंबर, जैसे यहाँ पे हमारा NTN नंबर होता है कि वो भी वो सारी सिस्टम में इंटर करते हैं, ये सारी डिटेल वो आपसे मांग सकते हैं। उसके बाद नोटिफाई पार्टी नेम इफ़ एप्लीकेबल। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जो ऑर्डर देने वाला होता है वो कोई और होता है और जो एंड कस्टमर होता है वो कोई और होता है। तो उसमें फिर क्या होता है कि नोटिफाई पार्टी में जिसने ऑर्डर आपको प्लेस किया होता है उसका नाम होता है, लेकिन जहाँ पे वो कंटेनर डिलीवर होना होता है वहाँ पे कंसाइनी में उसका नाम भी लिखा होता है कि भाई एक्चुअल माल इसको डिलीवर होना है, लेकिन जब शिपमेंट पहुँचेगी तो आपने इस बंदे को बताना है। नोटिफाई में मिसाल के तौर पर एजेंट भी हो सकता है उस कंसाइनी का, कि वो एजेंट को नोटिफाई किया जाए कि भाई ये शिपमेंट आ गई है, उसने उसकी कस्टम क्लियरेंस अरेंज करनी होगी, उसने सारा डॉक्यूमेंटेशन अरेंज करनी। नोटिफाई में आप उसमें उस शिपिंग कंपनी का नाम भी हो सकता है जो उसका एजेंट होगा वहाँ पे। फ्रेट फॉरवर्डर कोई, जैसे ओरिजिन पे हमारा फ्रेट फॉरवर्डर इन्वॉल्व होता है, मैंने आपको बताया, इस तरह कंसाइनी का डेस्टिनेशन पे अपना फ्रेट फॉरवर्डर इन्वॉल्व होता है। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डेस्टिनेशन पोर्ट से उस कार्गो को कस्टम क्लियर करा के वो ट्रांसपोर्ट करके उसके डोर स्टेप तक पहुँचाने के लिए, तो इसलिए वो पार्टी का नाम फिर नोटिफाई में डाला जाता है। इसी तरह उसके बाद पोर्ट ऑफ लोडिंग और पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज का नाम भी लिखा होता है कि पोर्ट ऑफ लोडिंग क्या है, कौन सी पोर्ट ऑफ लोडिंग है, कराची में किस पोर्ट पे ये इन हुआ है, किस पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, किस पोर्ट पे कार्गो जा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर ये फ्लिक्सटो का कार्गो है तो ये फ्लिक्सटो पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज में आएगी। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज और प्लेस ऑफ डिलीवरी एक और ऑप्शन भी होता है, वो भी आपको एंटर करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर कि बाज़ शिपिंग लाइंस ये भी सर्विस ऑफ़र करती हैं कि आपको उस सिटी में जहाँ पे बॉर्डर टच ना हो रहा हो वहाँ तक आपको डिलीवरी देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ, अगर अफ़गानिस्तान का कोई कार्गो है तो अफ़गानिस्तान अगर उसने जाना है तो वो पहले कराची सी पोर्ट पे वो कार्गो आएगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ तो कोई सी पोर्ट टच नहीं हो रही। तो वहाँ से फिर उसमें पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज में लिखा होगा कराची और प्लेस ऑफ डिलीवरी में लिखा होगा अफ़गानिस्तान, कि ये कराची पोर्ट से कंटेनर आउट होगा, कस्टम क्लियर होगा और उसके बाद वो अफ़गानिस्तान जाएगा। प्लेस ऑफ डिलीवरी इसका एक्चुअल अफ़गानिस्तान है। उसके बाद फॉर्म ई नंबर होता है और उसकी डेट होती है। जब भी आप कोई भी अगर एक्सपोर्ट की शिपमेंट मूव करेंगे तो उसमें आपको फॉर्म ई बैंक से इशू करवाना पड़ेगा। फॉर्म ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट का एक फॉर्म होता है जो कि बैंक आपको इशू करता है, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा आप शिपमेंट भेज नहीं सकते, फॉर्म ई पे ही आपकी शिपमेंट मूव होती है। तो वो उसका एक नंबर होता है और डेट उस पर मैंशन होती है कि ये डॉक्यूमेंट बैंक से इस दिन बनाया गया था, वो नंबर उस पर मैंशन करना होता है। इसके अलावा वेसल और वॉयज नेम। वेसल मतलब वो किस शिप पे जा रहा है, वेसल कौन सा वेसल है जो प्लान्ड है जिस पे जाएगा, और वॉयज नंबर उसका क्या है वो ऑलरेडी शिपिंग लाइन कंपनी को ख़ुद भी पता होता है। अगर आप ना भी प्रोवाइड करें तो वो ख़ुद भी उस डॉक्यूमेंट पर वो लिख के आपको देंगे। अगर आपने गलत भी दे दिया ना तो वो उसे करेक्ट करके आपको दे देंगे कि भाई एक्चुअल वेसल ये है, ये नहीं है, जो आपने दिया गलत है, तो वो ठीक करके दे देंगे। फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ कार्टन्स और बैग्स इन ईच कंटेनर। जो आपने कंटेनर उठाए हैं उसमें हर कंटेनर में कितने नंबर ऑफ़ कार्टन्स हैं या बैग्स हैं या बेल्स हैं, जो भी चीज़ है, नंबर्स बताने हैं उसके, ठीक है। और इसके बाद आपने बताना टोटल नंबर ऑफ़ कंटेनर्स एंड इट्स टाइप्स। उसके अलावा ये बताने हैं कि इस जो ये एक डॉक्यूमेंट है, एक शिपमेंट में आपके कितने कंटेनर्स जा रहे हैं। एक कंटेनर है, 5 कंटेनर की लॉट है, वो भी आपने मेंशन करनी है और उसका टाइप भी मेंशन करनी है कि 20 फीट कंटेनर है, 40 फीट कंटेनर है। वो टाइप्स मैं आपको बाद में बताऊँगा। उसके बाद कार्गो डिस्क्रिप्शन एंड इट्स HS कोड्स वगैरह। इसके बाद इस कंटेनर में आप कौन सा कार्गो मूव कराना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर राइस है तो आपने लिखना है कि बासमती राइस या सेला राइस और उसका नंबर, जो भी ब्रांड्स के नाम होते हैं वो आपने मेंशन करना होता है। उसके अलावा इंटरनेशनली हर कमोडिटी का एक HS कोड होता है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कोई भी कमोडिटी लिखें कि इसका HS कोड कौन सा है तो एक HS कोड आपको बताएगा। तो कस्टम्स ने एक सिस्टम बनाया हुआ है HS कोड के लिहाज से, फिर वो कस्टम ड्यूटीज़ उस पर होती हैं, तो वो HS कोड आपको मेंशन करना होता है कि इस कमोडिटी और उसका HS कोड क्या है। और इसके अलावा हर कंटेनर का एक यूनिक कंटेनर नंबर होता है, वो कंटेनर नंबर नहीं आपने इस पर मेंशन करना है। और इसके अलावा जब आप टर्मिनल से कंटेनर उठाएंगे तो उस वक्त आपको एक सील दी जाएगी। सील का मकसद ये होता है कि यहाँ से आपने सील लगा दी ओरिजिन से और डेस्टिनेशन पे वो सील खुलेगी। इससे ये पता चलता है कि कंटेनर दरमियान में किसी ने ओपन नहीं किया।
चोरी वगैरह का ख़तरा बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि सील लग की जाती है और डेस्टिनेशन तक वो सील लगी होती है, तो उनको भी पता होता है वो सील ओपन नहीं होती। सील एक ऐसी होती है, एक ताला एक ऐसे किस्म का होता है कि वो एक बार बंद कर दिया आपने तो उसको फिर तोड़ना पड़ता है, वो खुल नहीं सकता। तो इस वजह से जब ओरिजिन पोर्ट पे वो उसे लगा देते हैं सील कंटेनर क्लियरेंस के बाद, तो वो डेस्टिनेशन पे जाके वो सील तोड़ी जाती है। तो वो कंसाइनी को भी पता होता है कि ठीक है भाई, वहाँ से यहाँ तक कंटेनर दरमियान में नहीं खुला, एज़ इट इज़ आया जैसे उसने भेजा है। इसके अलावा आपने हर कंटेनर का जो ग्रॉस वेट है और नेट वेट है आपको कार्गो का, वो आपने उसके ऊपर मेंशन करना होता है। हर कंटेनर का टियर वेट होता है, तो आपने कार्गो का नेट वेट भी लिखना है और कंटेनर का वेट उसमें मिला के ग्रॉस वेट भी आपने मेंशन करनी होती है। अब जनाब, ये आपने जब ऐसा ही सबमिट कर ली, उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट जो जनरेट होता है उसको कहते हैं BL। SI या BL ड्राफ्ट या BL डमी के बेस पे आपका मास्टर BL जनरेट होता है। मास्टर BL आपका एक्चुअल डॉक्यूमेंट होता है शिपिंग का, जो आपने या तो बैंक में भेजना होता है या आपने कंसाइनी को भेजना होता है, जिसके बेस पे उसको कार्गो रिलीज़ होगा। इसी के बेस पे आपको ये नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट होता है, पेमेंट देंगे। मिसाल के तौर पर आप कोई कमोडिटी परचेज़ करते हैं तो दुकानदार आपको एक मिसाल के तौर पर एक ऑयल का पैकेट देता है, तो उसके अगेंस्ट आप उसको पेमेंट देते हो। सेम इज़ द केस, ये डॉक्यूमेंट आपके कंटेनर की पेमेंट की गारंटी है। जब तक ये डॉक्यूमेंट आपके पास है, कोई उस कंटेनर को वहाँ से पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज से रिलीज़ नहीं करा सकता। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। अगर 25 लाख 30 लाख का माल है आपके कंटेनर में, तो समझे कि इस डॉक्यूमेंट की कीमत 30 लाख रुपए है। ये इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो इसी तरह इस कंटेनर के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट इशू होगा, जिसको कहते हैं बिल ऑफ लेडिंग, मास्टर बिल ऑफ लेडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है शिपिंग का। ये SI से ही जनरेट होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया। तीसरा पॉइंट है इसमें कि BL कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ 3 नेगोशिएबल एंड फ्यू नॉन नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स। इसमें जो आपने दिया है फॉर्मेट जो दिया था, उसी तरह सेम 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं ओरिजिनल। उस पर लीजिए बॉटम पे लिखा होता है कि ओरिजिनल 3 सेट्स होते हैं, यानी कि एक 3 सेट ऑफ 3 होता है ओरिजिनल का। उसके बाद NN कॉपीज़, NN मीन नॉन नेगोशिएबल कॉपी, यानी जस्ट फॉर रिकॉर्ड पर्पस कोई कॉपीज़ उसी की फ़ोटो कॉपी आप कह सकते हैं, वो लगी होती हैं बैग पे। लेकिन 3 ओरिजिनल होते हैं, जो कि ओरिजिनल एक जो होता है वो शिपर के लिए होता है, एक होता है कंसाइनी के लिए और एक होता है कैरियर के लिए। ठीक है, 3 सेट्स होती है, सेट ऑफ 3 है। तो एक आप शिपर पर्पस के लिए होता है, एक कंसाइनी पर्पस के लिए होता है और एक आपका होता है कैरियर अपने रिकॉर्ड के लिए रखती है। BL इज़ अ प्रूफ ऑफ शिपमेंट प्रोवाइडेड बाय द शिपिंग लाइन। ये एक आपके पास एक प्रूफ भी है। आपके पास क्या, आपने शिपिंग लाइन को एक कंटेनर दिया है, 10 कंटेनर दिए हैं, आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने आपको कंटेनर दिए हैं, डेस्टिनेशन में मैंने लेना है, तो ये डॉक्यूमेंट उसका प्रूफ है कि भाई इस शिपिंग लाइन के पर आपके ये कंटेनर्स गए हैं। अच्छा, BL के ऊपर कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है? बहुत सिंपल है। जो BL ड्राफ्ट या SI शिपिंग इंस्ट्रक्शंस में आपने जो भी इन्फॉर्मेशन इंटर की थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इसके ऊपर मेंशन, कुछ तो आपने दी नहीं, कुछ पे शिपिंग लाइन उसके ऊपर खुद से लिखनी है। जैसे कि इस डॉक्यूमेंट का एक यूनिक BL नंबर होगा। जब शिपिंग लाइन एक डॉक्यूमेंट इशू करेगी तो हर उसका एक यूनिक नंबर होगा। उसका टॉप राइट कॉर्नर पे ये BL नंबर लिखा होता है, हर BL के ऊपर BL नंबर लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद एक टर्म्स होती हैं, इनको टर्म्स, जिसकी डिटेल मैं आपको बात बताऊँ। ये जो शिपमेंट जा रही है, ये फ्रेट प्रीपेड है या फ्रेट कलेक्ट है, कि इसका जो रेंट है, किराया है, वो प्रीपेड मतलब पहले से पे होगा, ओरिजिन पे होगा। फ्रेट कलेक्ट का मतलब कि डेस्टिनेशन पे होगा। ये इन्फॉर्मेशन भी उसके ऊपर लिखी होती है। और इसके अलावा शिप्ड ऑन बोर्ड डेट लिखी होती है, डेट ऑन विच द वेसल हैज़ सेल्ड। वो डेट जब आपका जहाज़ पोर्ट ऑफ लोडिंग कराची से जिस दिन निकलेगा, एक्चुअल डेट, वो शिप्ड ऑन बोर्ड डेट होती है। वो इसके ऊपर बॉटम राइट पे मोस्टली लिखी होती है, किसी की लेफ़्ट पे भी लिखी होती है, लेकिन होती बॉटम पे ही है, तो ये बॉटम पे भी लिखते हैं। और तीसरी चीज़, चौथी चीज़ जो उस पर मेंशन करते हैं शिपिंग लाइन वाले, वो डिलीवरी एजेंट का एड्रेस होता है। कि आपने फॉर एग्जांपल अगर फ्लिक्सटो आपका कार्गो जा रहा है, तो फ्लिक्सटो में वहाँ उनका कौन सा एजेंट बैठा है, उनका ऑफिस कहाँ पे है, उसका फ़ोन नंबर, सारा कुछ डिटेल उसके ऊपर मेंशन होती है कि जहाँ से आपने ये कार्गो रिलीज़ करवाना है। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आ जाता है HBL, हाउस बिल ऑफ लेडिंग। हाउस बिल ऑफ लेडिंग एक अल्टरनेट डॉक्यूमेंट है मास्टर बिल ऑफ लेडिंग का। हाउस बिल ऑफ लेडिंग मोस्टली एक फॉरवर्डर का डॉक्यूमेंट है। जो फ्रेट फॉरवर्डर होता है वो ये डॉक्यूमेंट इशू करता है। अगर बोथ एंड पे आपके एजेंट इन्वॉल्व है,
यहाँ पे भी आप फ्रेट फॉरवर्डर है और डेस्टिनेशन पे भी आपका एक फ्रेट फॉरवर्डर एजेंट है, तो आप ये डॉक्यूमेंट उसमें डालते हैं। इसके कुछ पर्पसेस होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इन केस ऑफ HPL, all the MBL details replaced with the HBL and freight forwarder issue HBL to the shipper instead of the MBL। हाउस बिल ऑफ लीडिंग मैंने जैसे बताया कि रिप्लेसमेंट है, तो इसमें क्या होगा, जो MBL होगा वो फ्रेट फॉरवर्डर के डॉक्यूमेंट बन जाएगा और जो HBL होगा वो आपने शिपर को देना होगा, यानी कि आप शिपमेंट आपकी HBL पे जा रही है, MBL जो है वो आपके फ्रेट फॉरवर्डर्स तक महदूद है। अब होगा का ऑन MBL इंस्टेड ऑफ द शिपर ओरिजिन फ्रेट फॉरवर्डर नेम इज़ मेंशन एंड इंस्टेड ऑफ द कंसाइनी। HBL में आपका जो शिपर होगा, जैसे कि नॉर्मल MBL में शिपर में आपका एक्चुअल एक्सपोर्टर होता है जिसका माल जिसकी तरफ से जा रहा है, और इम्पोर्टर में एक्चुअल इम्पोर्टर होता है जिसकी तरफ से माल जा रहा है। लेकिन जब आप फॉरवर्डर अपनी तरफ से एक अपना डॉक्यूमेंट बना के दे रहा है, तो जो मास्टर BL होगा वो मैंने आपको कहा वो फ्रेट फॉरवर्डर का होगा, मतलब कि उसमें शिपर यहाँ पे फ्रेट फॉरवर्डर होगा ओरिजिन वाला, और जो आपका एजेंट किसी और मुल्क में बैठा है वहाँ पे आपका जो एजेंट है वो वहाँ पे कंसाइनी होगा उस डॉक्यूमेंट में, और जो HBL आप इशू करेंगे उसमें एक्चुअल शिपर और एक्चुअल कंसाइनी होगा। और बाकी जो डिटेल्स हैं BL की एज इट इज़ जैसे मास्टर BL पे वो सारी की सारी हाउस BL पे आ जाती हैं, कि नंबर ऑफ़ कंटेनर्स, नेचर ऑफ़ कंटेनर्स, उसका कार्गो डिस्क्रिप्शन और मार्क्स एंड नंबर्स और नंबर ऑफ़ कार्टन्स कितने हैं, नेट वेट, सारी डिटेल एज इट इज़ एक्चुअल आ जाती है। सिर्फ जो आपके कंसाइनी और वो डिटेल्स हैं और उसमें नीचे एजेंट की डिटेल होती है वो भी आपकी अपनी की होती है। अब होता क्या है, शिपिंग लाइन अब कंसाइनी जो एक्चुअल कंसाइनी है उसको कार्गो नहीं देगी। क्यों? क्योंकि शिपिंग लाइन के पास जो MBL पे रिकॉर्ड है उसमें यहाँ का फ्रेट फॉरवर्डर और वहाँ का फ्रेट फॉरवर्डर मेंशन है, तो इसका मतलब है अब शिपिंग लाइन हाउस BL को जानती है लेकिन उस पर आपको कार्गो रिलीज़ नहीं करेगी। कंसाइनी के पास गया हाउस BL, अब करना क्या है, कंसाइनी ने जाना है हमारे एजेंट के पास, जो हम फ्रेट फॉरवर्डर का डेस्टिनेशन एजेंट है उसके पास जाएगा कि सर ये कार्गो हमारा आया है, मुझे शिपिंग लाइन से लेके देना है। वो क्या करेगा, वो मास्टर एयरवे बिल के थ्रू इंडोर्स करेगा। जब उसको देख लेगा सारे चीज़ें ओके हैं, पेमेंट शेमेंट हो गई है, तो वो उसको रिलीज़ देगा। वो उसको रिलीज़ देगा कि ठीक है भाई, मैं शिपिंग लाइन को कह देता हूँ ये मेरा डॉक्यूमेंट पकड़ लो कि आप इसको ये शिपमेंट इस हाउस BL पे रिलीज़ करवा दो, तो तब ही वो शिपिंग लाइन उसको वो कार्गो रिलीज़ करेगी, वरना वैसे वो नहीं करेगी। अब एक और भी BL होता है, हमारी टर्म यूज़ होती है एक्सप्रेस रिलीज़ BL। एक्सप्रेस रिलीज़ BL क्या होता है? एक्सप्रेस रिलीज़ BL भी होते हैं, बाज़ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि कुछ डिले हो रहा होता है जिसकी वजह से मोस्टली ये होता है नॉर्मल शिपमेंट्स में कि आप जब शिपमेंट करते हो तो या बैंक के थ्रू या डायरेक्ट आप जो BL होता है कंसाइनी कॉपी वो आपको कोरियर के थ्रू वहाँ पे भेजनी होती है, और उसने वहाँ पे डेस्टिनेशन में शिपिंग लाइन को वो दिखा के उस पर कार्गो रिलीज़ करना होता है। कभी कभी ये इतना लेट हो जाता है, कोई भी वजह होता है, तो इतना टाइम नहीं होता कि कोरियर में 4-5 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, तो वो क्या कहते हैं कि भाई आप इस तरह करो कि आप हमें बग़ैर BL के कार्गो रिलीज़ करवा दो हमारे कंसाइनी को। उसमें फिर आपको एक कॉपी दी जाती है जिस पे एक्सप्रेस रिलीज़ या टेलेक्स रिलीज़ लिखा होता है। इस केसेस में BL डिस्पैच नहीं होता, आप डेस्टिनेशन को डिस्पैच नहीं करते, बल्कि ओरिजिनल सेट ऑफ 3 BLs आप शिपिंग लाइन को ही दे देते हो वापस, जो उसने इशू किए होते हैं आप वापस दे देते हो कि भाई ये 3 सेट्स पकड़ो, और अपने लेटर हेड पे आपने ये मेंशन भी दिया होता है उसे कि ठीक है भाई हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप ये कार्गो कंसाइनी को हमें अपनी पेमेंट शेमेंट सब कुछ मिल गई है, सब कुछ क्लियर है, आप ये बग़ैर इस डॉक्यूमेंट के अपने डेस्टिनेशन ऑफिस को कह दें कि ये इसको रिलीज़ कर दें कार्गो। तो शिपिंग लाइन क्या करती है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपसे लेके लेटर हेड पे आपसे ये लिख लेके लेती है कि भाई ठीक है, ऐसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और ये जो सारा अपने डेस्टिनेशन ऑफिस पे एक मैसेज भेज देती है, ईमेल कर देती है कि इस कंसाइनी को बग़ैर BL के आप वहाँ पे कार्गो रिलीज़ कर दें, इससे हमारे BL यहाँ पे सरेंडर कर दिए हैं, इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है शिपर को, तो वो कार्गो वहाँ पे बग़ैर डॉक्यूमेंट के रिलीज़ हो जाता है। इसको हम कहते हैं कि एक्सप्रेस रिलीज़ BL या टेलेक्स रिलीज़। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें आपको रिटर्न रिक्वेस्ट वो मांगते हैं आपके लेटर हेड पे, शिपर के लेटर हेड के, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम आप इसे कार्गो रिलीज़ कर दें। उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं स्विच BL। आजकल गवर्नमेंट की तरफ से ज़रा इस चीज़ पे सख्ती है, ये बैन है क्योंकि इसमें अंडर इनवाइसिंग का बहुत ज़्यादा चक्कर था, लेकिन नॉर्मली इसके कुछ और पर्पसेस भी हैं जिसकी वजह से लोग स्विच BL रिक्वायर करते हैं। स्विच BL इज़ यूज टू हाइड द शिपर डिटेल्स ऑन BL। फॉर एग्जांपल आप ये नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि यार कार्गो
कहाँ से आ रहा है और शिपर कौन है, ये डिटेल किसी के पास आ ही ना। तो उस पर्पज़ के लिए हम स्विच BL यूज़ करते हैं। इन स्विच BL केस ओरिजिनल BL इज सरेंडर्ड इन द शिपिंग लाइन दैट कंट्री ऑफिस वेयर यू वांट्स टू स्विच द BL। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप दुबई से अपना BL स्विच कराना चाहते हो, आपका एक ऑफिस दुबई में भी है या फर्जी ऑफिस है या सच्ची मुच्ची का ऑफिस है, दोनों केसेस हो सकते हैं। आप क्या करते हो, आप पहला डॉक्यूमेंट इशू करते हैं यहाँ से उसमें दुबई लिखा होता है, यानी शिपर आप होते हैं, कंसाइनी आपका दुबई वाली जो पार्टी होती है वो होती है। वो क्या करते हैं, आप दुबई में जाके वो तीनों ओरिजिनल BL जाके दुबई के ऑफिस में सरेंडर कर देते हैं, उनको पकड़ा देते हैं कि भाई ये 3 BL पकड़ लें, हमें एक और BL दे दें जिसमें शिपर जो होगा वो पाकिस्तान की जगह दुबई का एक बंदा होगा, XYZ कंपनी होगी और कंसाइनी एक्चुअल होगा। तो जब वो डॉक्यूमेंट इशू हो गया, वो डेस्टिनेशन पे जाएगा, तो किसी को ये नहीं पता चल रहा कि ये कार्गो पाकिस्तान से किस कंपनी से आ रहा है, क्योंकि उस पर दुबई वाली कंपनी का नाम होगा। ऐसे एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके कुछ चार्जेस भी होते हैं और इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, लेटर हेड पे वो आपसे लिख के लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक्चुअल BL आपसे लेके एक स्विच BL आपको शिपिंग लाइन दे देगी, उसमें जो एक्सपोर्टर का नाम होगा वो दुबई का मेंशन होगा इंस्टेड ऑफ द पाकिस्तान। यही मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपका हेड ऑफिस भी हो, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई अंडर इन्वाइसिंग के लिए काम कर रहे हैं, आपका अपना हेड ऑफिस भी हो सकता है, वहाँ पे आपने हेड ऑफिस के थ्रू शिपमेंट मूव कराई है, पेमेंट हेड ऑफिस को आनी है, इस वजह से आपने शिपर का नाम उस पर लिख दिया। अच्छा, अब इसके अलावा मैं आप कुछ टर्म्स हैं जो शिपिंग में यूज़ होती हैं जिसका आपको आना ज़रूरी है। सबसे पहले है वेसल। जैसे मैंने आपको बताया कि शिप विच कैरीज कार्गो, जो कार्गो शिप्स होती हैं उनको वेसल कहते हैं। वो वॉयज का भी मैंने आपको बता दिया था कि वेसल के साथ एक वॉयज भी होता है जिसका नंबर होता है। और वेसल कट ऑफ डेट क्या होती है, द डेट बिफोर यू हैव टू हैंड ओवर द कार्गो एट द पोर्ट। हर जहाज़ से 2-3 दिन पहले की उसकी कट ऑफ डेट होती है, क्योंकि उनने भी अपनी प्लानिंग करनी होती है, सारा प्लानर बनाना होता है कि कौन से कंटेनर जाने हैं, कहाँ रखने हैं, तो उनने 2-3 दिन पहले आपको पोर्ट पे कार्गो इन करना होता है, उसको हम कट ऑफ डेट कहते हैं। वेसल सेलिंग डेट, वेसल सेलिंग डेट मतलब कि जिस दिन वहाँ से सेल करेगा, सी पोर्ट छोड़ेगा जहाज़, उसको हम कहते हैं वेसल सेलिंग डेट। ETA क्या होता है, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, यानी कि वेसल जो है किसी मुल्क से आ रहा है तो एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल क्या है, वो पाकिस्तान में किस एस्टिमेटेड डेट उसकी क्या है। लेट भी हो सकता है ना, एस्टिमेटेड इसलिए कि हो सकता है जहाज़ ख़राब हो जाए, हो सकता है उसको पहले वाली पोर्ट पे जगह ही ना मिली हो, वो थोड़ा लेट हो गया, लोडिंग में टाइम लग गया तो वो एक दिन लेट भी हो सकता है, कुछ घंटे लेट भी हो सकता है, लेकिन एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल इसलिए लिखा होता है। और फिर उसके बाद एक्चुअल टाइम ऑफ अराइवल, जब वेसल अराइव हो जाता है तो ETA बन जाता है ATA, मतलब एक्चुअल टाइम ऑफ अराइवल। इसी तरह डेस्टिनेशन पे भी ETA होता है कि डेस्टिनेशन पे एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल क्या है। जब यहाँ से जहाज़ चला के डेस्टिनेशन पे 20 या 25 दिन बाद पहुँचेगा तो वहाँ पे उसका ETA क्या है, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल डेस्टिनेशन पे क्या है, और फिर ATA क्या है, एक्चुअल टाइम ऑफ अराइवल डेस्टिनेशन पे क्या है। इस तरह ETD एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिपार्चर मोस्टली 1 दिन लेता है या 2 दिन लेता है। जहाज़ जब आपके सी पोर्ट पे लगता है तो 2 दिन में या 1 दिन में उसकी बारी आ जाती है, जो वहाँ पे क्रेन्स लगी होती हैं जिससे कंटेनर लोड होते हैं, तो वहाँ पे उसकी बारी 1-2 दिन में आ जाती है। तो ETD एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिपार्चर क्या है, और ATD जैसे मैंने आपको कहा एक्चुअल टाइम ऑफ डिपार्चर। जब वैसल पहले एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिपार्चर लिखा होगा, लेकिन जब जहाज़ एक्चुअली वहाँ से सेल कर जाए तो वहाँ पे एक्चुअल टाइम ऑफ डिपार्चर आ जाएगा। इसके अलावा वेसल शेड्यूल होता है। जब एक वेसल आता है तो उसका प्री प्लान शेड्यूल होता है, एस्टिमेटेड होता है वो भी, कि एक शेड्यूल शिपिंग लाइन की तरफ से इशू होता है कि हमारा ये जहाज़ पूरे महीने का शेड्यूल होता है कि ये जहाज़ जो है, ये वेसल है, ये इस डेट को इस ETD है, ETA है उसके बाद अगली वेसल की ETD ये है, फिर उसकी ETA ये है। इस तरह पूरे महीने के 4 वेसल अगर उनके आ रहे हैं तो उनका पहले सुनने वेसल शेड्यूल होता है। तो कस्टमर अक्सर आपसे रिक्वायर करता है जब आप उसका कार्गो बुक करते हो कि यार मुझे वेसल शेड्यूल बता दो कि किस दिन जहाज़ ने निकलना है और उसका कट ऑफ क्या है, उस लिहाज से वो अपना प्लान करेंगे हमने कंटेनर किस दिन लोड कराना है, यहाँ से निकालना है, सारा अरेंजमेंट्स करनी है, इसलिए ये वेसल शेड्यूल ज़रूरी होता है। इसके बाद ट्रांजिट टाइम, TT स्टैंड्स फॉर ट्रांजिट टाइम कि ओरिजिन पोर्ट से डेस्टिनेशन पोर्ट तक कार्गो कितने दिन में पहुँचेगा। बाई सी, अगर मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर वो डायरेक्ट शिपिंग लाइन है तो वो कम दिन लेगा, और वो अगर वो इनडायरेक्ट शिपिंग लाइन है वो दरमियान में 10 मुल्कों से हो के पहुँचेगी तो वो टाइम ज़्यादा लेगी। और ऑब्वियसली वही हिसाब है, जो शिपिंग लाइन डायरेक्ट पहुँचेगी उस फ्रेट ज़्यादा होगा, और जो शिपिंग लाइन
टाइम लगा के पहुँचेंगी उनका फेयर कम होगा। अच्छा, इसके अलावा अब चार्जेस की बात करते हैं कि यार चार्जेस कौन से होते हैं। एक से सबसे पहले लोकल, अगर आप कोई शिपमेंट मूव करनी है तो उसमें देखें सबसे पहले आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन, मिसाल के तौर पर आपकी लाहौर में कंपनी है तो यहाँ से एक ट्रक उस कंटेनर को लेके कराची जाएगा, तो सबसे पहले लोकल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कॉस्ट आपकी इंक्लूड होती है अगर आप किसी कार्गो को मूव कर दें। उसके बाद जब ये सी पोर्ट पे पहुँचता है वहाँ पे गवर्नमेंट का कस्टम डिपार्टमेंट होता है, इस कार्गो को आपने कस्टम क्लियर कराना पड़ता है, ANF करवाना पड़ता है, एंटी नारकोटिक्स चेकिंग होती है कि इसमें कोई ड्रग्स तो नहीं है, और उसके अलावा इसमें क्या कमोडिटी आ रही है, उसकी जो भी ड्यूटीज टैक्सेस जो कि एक्सपोर्ट में तो एग्जेम्प्टेड हैं, लेकिन कस्टम क्लियरेंस वगैरह सारा फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं। इसके लिए आपको कस्टम क्लियरेंस के कुछ चार्जेस होते हैं, कुछ वॉरफिज उसे कहते हैं, पोर्ट के कुछ चार्जेस होते हैं, वो आपको पे करने पड़ते हैं। उसके बाद बेसिक फ्रेट होता है। बेसिक फ्रेट मेन पोर्शन होता है, यानी कि जो आपका किराया है जहाज़ का या बायर, अगर आपकी शिपमेंट बायर मूव हो रही है तो जो आपका बायर का किराया है उसका, या अगर बाई सी जा रही है तो जो शिप पे आपके एक कंटेनर का किराया उसको बेसिक फ्रेट कहते हैं। उसके बाद कुछ और भी चार्जेस होते हैं, ओरिजिन लोकल चार्जेस जो कहते हैं। मिसाल के तौर पर जो शिपिंग लाइन एक डॉक्यूमेंट आपको BL इशू कर रही है उसके भी चार्जेस होते हैं। इसके अलावा THC होती है, THC टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, जिस टर्मिनल पे वो गया है, पोर्ट पे गया, वहाँ पे वो अमला काम कर रहा है, सारा कुछ है, उसके भी चार्जेस होते हैं। THC कंटेनर के भी फिक्स्ड होते हैं, और LCL शिपमेंट होगी तो उसमें पर CBM के लिहाज से होंगे। इसी तरह CRO चार्जेस, जो कंटेनर रिलीज़ ऑर्डर CRO आपको इशू करे, इसके भी चार्जेस होते हैं। जो आपको एक सील इशू हो रही है टर्मिनल से, उसके भी चार्जेस ये लोग चार्ज करते हैं। तो व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो फिर लेंथी हो जाएगी, फिर अपलोड करने में भी थोड़ा सा मसला होता है। तो इस लेक्चर में अगर आपको किसी भी चीज़ का इशू है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूँगा। होपफुली आपको सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारा जो चैनल है वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।